हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज निवारन चौधरी। आप सभी का यूट्यूब चैनल ज्ञान तरंग में स्वागत है। यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि सभी लोग जानते हैं जेई मेंस और एडवांस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि स्पेशली इस टॉपिक पे अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं जैसा कि अदर टॉपिक के अंदर होता है। इसका एक वजह है कि ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग या इधर स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग 11th में टॉपिक दे रखा है, बट इसके एप्लीकेशन आपको ज्योमेट्री यानी सर्कल या वेक्टर वगैरह पढ़ने के बाद ही समझ में आते हैं। तो कई बार कुछ बच्चों को 11th में पढ़ा दिया जाता है और इस वजह से इतना डिटेल में वो इसका एप्लीकेशन नहीं जानते हैं, तो इस वजह से इसमें दिक्कत आती है। तो मैंने इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये मिनी कोर्स बनाने की कोशिश करी है, जिसके अंदर बेसिक के सारे पॉइंट समझाऊंगा और जितने वेराइटी के क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और जिनको आपको लगता है कि ये और बच्चों के हेल्पफुल हो सकता है उनको प्लीज़ रिकमेंड जरूर करना। ठीक है, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। मैंने एनआईटी सूरत से बीटेक कर रखी है और मैं 2013 से इसे फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पे बच्चों को बेसिकली दिक्कत क्या आती है। ठीक है, तो उस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस लेसन को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, और जो बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो उसको आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगी। मैं मेरी तरफ से कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आपको रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी से लिखते हैं। अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका मीनिंग क्या होता है कि उसमें इमेजरी पार्ट नहीं होगा। अब प्योरली रियल है तो इमेजरी पार्ट नहीं होने का मतलब होता है इमेजरी पार्ट जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं वो जीरो होना चाहिए। तो केवल और केवल जेड क्या हो जाएगा, ए के इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि प्योर रियल होने के लिए इमेजनरी पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है, इसका मतलब उसके अंदर आयोटा का ही कॉफिशिएंट कुछ दिखेगा, रियल पार्ट नहीं दिखने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रियल पार्ट को जीरो कर लोगे, रियल पार्ट जीरो करोगे। ठीक है, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा बी, आयोटा बी, एक्स प्लस आयोटा बी, सॉरी। तो ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। अब इनके टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जिनमें आपको कुछ कंपैरिजन के टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो इसमें एलजेब्रा के नियम वैसे लगते हैं जैसे आप ओरिजिनली लगाते हो। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है एक्स माइनस आयोटा वाई, ये जेड है, और जेड की पावर 1/3 पी प्लस आयोटा की है, और एक रिलेशन चाहिए। तो आप बेसिकली क्या करोगे, जेड की पावर 1/3 है तो दोनों साइड में क्यूबिक करो, यानी क्यूब कर दो दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा जेड, और ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, पी प्लस आयोटा की, आयोटा क्यूब। जैसा कि मैंने बोला कि इसमें सिमिलरली वही नियम लगते हैं जैसे आप एक्सपेंड करते हो, तो पी क्यूब प्लस 3 पी स्क्वायर आयोटा क्यूब प्लस 3 पी आयोटा क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आयोटा क्यूब का क्यूब। अब आपको ये दोनों पॉइंट तो पता ही होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा क्यूब की जगह क्या रखते हैं अपन, माइनस आयोटा रखते हैं। जब मैं इसको देखूंगा तो जेड की जगह तो मैं एक्स माइनस आयोटा वाई रख सकता हूँ, पता रख सकते हैं। ठीक है, इधर से हो जाएगा पी क्यूब, ये कितना होगा, तो ये तो बदलने वाला है नहीं, तो 3 पी स्क्वायर क्यूब के साथ में आयोटा लगा दो, इधर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, -1 होता है, तो पी क्यूब स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, आयोटा टाइम क्यू क्यूब। ऐसे जब कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो आप क्या करते हो, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करते हैं, इमेजनरी को इमेजनरी से। तो बताओ कंपेरिजन के बाद में, कंपेयर, तो कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, रियल पार्ट, एक तो पी क्यूब दिख रहा है और दूसरा रियल पार्ट कितना है, 3 पी क्यू स्क्वायर है। अच्छा, इमेजनरी पार्ट देखेंगे तो माइनस का वाई है, और राइट साइड से इमेजनरी पार्ट देखेंगे तो कितना है, 3 पी स्क्वायर क्यूब और माइनस का क्यू क्यूब। इतना समझ में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स बाई पी चाहिए और वाई बाई क्यू चाहिए। तो मैं बाकी का काम यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कर रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ और इसको सेकेंड इक्वेशन बोल रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में पी से डिवाइड करो तो एक्स बाई पी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर -3 क्यू स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में क्यू से डिवाइड करो, माइनस क्यू से डिवाइड कर लेना, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो
और आपको आंसर आता हुआ दिखने लग जाएगा। जैसे मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। अब पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर को नीचे ले जाना तो राइट साइड में कितना बच जाएगा, -2। वो इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिक समझ में आ गया। ऐसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये आपका जेई 2020 में पूछा था। मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि आप इसको समझ सकें कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डर के नाम पे क्या क्या चीज अच्छे से पढ़ के रखनी है, मतलब डर नहीं लगे क्या करना है। तो देखिए, जनरली जब भी अच्छा, इमेज आई एम का मतलब होता है इमेजनरी। आई एम जब भी लिखा जाता है इसका मतलब क्या समझना है, इमेजनरी पार्ट। अब क्या कहना चाह रहे हैं, अब देखते जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है। तो आपको गिवन है कि इमेजनरी जेड, इमेजनरी जेड, इमेजनरी जेड क्या होता है, वाई। बस कंडीशन है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होना चाहिए। तो वाई की वैल्यू कितनी है, 10 है। ये तो होगी फर्स्ट इंफॉर्मेशन। अब आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है कि सेटिस्फाई कर रहा है टू जेड। अच्छा, ये वैल्यू जो दे रखी है, मैं जेड की जगह वैल्यू पुट करूंगा। तो जेड की जगह क्या करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई की जगह मैं आयोटा 10 लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे 10 लिख देते हैं और इधर पीछे आयोटा लगा लेते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। माइनस का 10 अपॉन 2 टाइम, यहाँ पे माइनस है 2x प्लस आयोटा इधर 10 और प्लस n इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। अब मुझे क्या करना है, ऑप्शन में पता लग रहा है कि मुझे n की वैल्यू चाहिए और रियल जेड। रियल जेड का मतलब क्या होगा भाई, रियल जेड को अगर लिखे आपसे तो रियल जेड का मतलब क्या होगा, x होगा। ये वाली x की वैल्यू चाहिए। तो क्या अप्रोच होना चाहिए, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय क्या करूंगा, इसको पहले जैसा आपको हमेशा मेथड ध्यान रखना है, रियल वाले पार्ट एक साइड कर दो, इमेजरी वाला पार्ट एक साइड, फिर मल्टीप्लाई करो, जल्दी होगा। तो ये हो गया 2x माइनस n, एक पार्ट हो गया रियल का, फिर आयोटा, फिर कितना आ जाएगा 20, राइट। इधर आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 1 और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x प्लस n प्लस 20 आयोटा। इतना समझ में आ गया। अब कंपैरिजन करना है पर पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पर राइट साइड मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, जैसे आप मल्टीप्लाई अब तक करते आ रहे थे। तो मैं इसका एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ कि जब आप रियल को रियल से मल्टीप्लाई करते हो तो भी रियल आता है, और इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रियल आता है, क्योंकि आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लीकेशन में हमेशा ये अप्रोच, अगर आप ये वीडियो मेरे लास्ट तक देखोगे तो मैं ये बात हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करिए और रियल को रियल से, उससे रियल पार्ट मिलेगा। तो ऐसा देखिए, जब इनको इस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आएगा। अब मेरे साथ समझने की कोशिश करना, तो माइनस का 40 आएगा। क्यों क्यों बताओ भाई, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बना होगा। चलिए, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस का 2x माइनस का n। ये मेरा एक तरीका है जो आप ध्यान रखना। इमेजनरी को इमेजनरी से रियल, इससे रियल पार्ट निकालो। अब रियल और इमेजनरी को मल्टीप्लाई करो, उससे आपको आयोटा कोएफिशिएंट मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट अगर आपने समझ लिया है तो अब आपको जाना है ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आयोटा तो आएगा बाहर, कितना आएगा 4x प्लस 2n। किसी को दिक्कत हो तो बोलो। अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट इधर से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा बताओ, आयोटा के साथ माइनस का 20। क्या कुछ ट्रिक समझ में आई, इमेजनरी को इमेजनरी से और रियल को रियल से, इससे रियल मिलेगा। अब इमेजनरी रियल वाले पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा साथ में। अब कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये रियल पार्ट कितना है 2x माइनस एन है, इधर रियल पार्ट कितना है माइनस का 40 माइनस का 2x माइनस का एन है। देखो, आपकी मेहनत दिखनी चाहिए कि आप वास्तव में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10 आ जाएगी। क्या हम यहाँ से ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, नहीं, अभी भी मेरे पास में 2 ऑप्शन है जिसके अंदर -10 है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गए, आपका ए एंड डी तो होगा नहीं। चलिए, अब इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, करें इमेजनरी पार्ट कंपेयर। तो कितना है, लेफ्ट साइड से 20 है, राइट साइड से कितना है, तो देखो 4x प्लस 2n माइनस का 20। आप x निकाल चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस और ये -20, इधर 40 प्लस 4x, सॉरी ये यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40 प्लस 2n।
तो आप यहाँ से देख पाओगे n की वैल्यू 40 आ जाएगी, राइट है क्या। कैलकुलेशन इज इम्पोर्टेंट नहीं है जितना, हाँ यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अच्छा ओके, मैंने पहले +10 के अकॉर्डिंग बोल दिया था, ठीक है। फाइनली आपका डी आंसर सही है, सॉरी मैंने ये -10 की जगह +10 समझ लिया था। तो आपका ये दोनों रिजेक्ट, सॉरी हाँ ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया पहले से ही, और ये रिजेक्ट पहले हो चुका था। अब ए और डी में से आपको पिक करना था, तो एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग डी सही है, राइट। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे जो जो पार्ट जितने हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका बच्चों होता है। और ये क्वेश्चन जेई के और जो ओलंपियाड वगैरह एग्जाम होते हैं उनके काफी फेवरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए इसमें क्या करना होता है, सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या आप सबसे पहले ये देख के समझ पा रहे हो कि 2 आयोटा है, ये देख के समझ पा रहे हैं 2 आयोटा, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा समझ रहा है कि x+5 = 4 आयोटा है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो x² + 10x + 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो x² + 10x + 41 इक्वल टू 0। ये आपके सामने एक रिलेशन आ गया जिसकी वैल्यू 0 है। क्या इसको मैं यूज कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो। आप कैसे यूज करोगे वो समझना, मैं आपको अब समझाता हूँ इसको यूज करना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में कितना है, x⁴ है, ये फर्स्ट 2 पार्ट में देख पा रहे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो जनरल x² + 10x + 41 है उसको जनरेट करने की कोशिश करो, इसको जनरेट करने की कोशिश करो। अब आप चाहो तो पूरा जनरेट करिए, या चाहो तो आप अकेला अकेला पार्ट जनरेट कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा जनरेट करना सिखाता हूँ। तो देखिए ये फर्स्ट 3 टर्म है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है आप बता दो। तो आपको सर x² तो कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x² + 9x + 35 - x + 4। अब ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर ये ऐसी कैसी टर्म आ जाती तो मजा आ जाता, क्योंकि वो 0 हो जाती। तो अपन कुछ जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इधर 10x + 41 लिखता हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से x एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, क्योंकि 9x था तो -x करना पड़ेगा, और ये 35 था क्योंकि मैंने लिख दिया 41, तो -6 करना पड़ेगा। क्या ये प्रोसीजर समझ में आया। इससे क्या होगा, ये वाली वैल्यू 0 बन गई। तो अगर ये 0 बन गया तो x² और माइनस का x -6 ही तो बचा, ठीक है। एक तरह से क्या कर रहे हैं अपन, रिड्यूस करते जा रहे हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया x3, ये कितना हो गया 6x², माइनस बाहर ले रखा है, ठीक है। और क्या हो गया इधर से, ये +x और प्लस का 4 है। अच्छा इनमें से वापिस से मुझे इसको जनरेट करना है, तो x कॉमन ले लिए, x² + 6x + 1। अब फिर उस जनरल टर्म को लाने की कोशिश करेंगे, कौन सी, x² तो है, मैंने 10x बना दिया, तो कितना एक्स्ट्रा किया, -4x किया, और 41 बना दिया। तो एक तरह से मैंने क्या किया अपनी तरफ से, बताओ अपनी तरफ से क्या कर दिया मैंने, 4x एक्स्ट्रा ऐड कर लिया और 40 एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, राइट है, +4 है। अब फिर से ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, मजा आ गया, ठीक है। जैसे ही 0 होता है अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4x² + 40x + 41। बस इसी खेल को आगे बढ़ाते जाना है। अच्छा अब थोड़ा सा इधर देखिए, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 4x² + 40x + 164 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इतना तो देख पा रहा हूँ कि मेरे पास में, हाँ मेरे पास में क्या है, 4x² तो है प्लस 40x भी है, 164 नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया -4, तो -164 करना पड़ेगा, ये +4 था। तो ये वाली वैल्यू फिर 0 हो गई, तो कितना बचा, माइनस का 160 बच गया आंसर। क्या आपको ये रिडक्शन समझ में आ गया। आप एक एक करके इसको रिड्यूस करते जाएंगे और फाइनली एक वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, राइट है। एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए कि मैंने क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करने के लिए बोला था। एक एट टाइम एक बार जनरेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब समझिए आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल इतना समझिए, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एंगल। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एंगल। अब एंगल किसका निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में, वो डिपेंड करता है कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन कौन सा है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो हमें क्वाड्रेंट तो समझ में आता है।
अब आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से मैंने एक एग्जांपल ले लिया ताकि आप अच्छे से समझ लें। एक जेड, दो एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये 1 प्लस आयोटा है और दूसरा नंबर है 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, ठीक है। ये Z2 बोल देते हैं, इधर Z3 और ये Z1। अगर मैं इन तीनों को लोकेट करूं, इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग चेक करें, तो लोकेशन बहुत ही शानदार तरीके से इनको लॉक कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा Z1, यहाँ पे बिल्कुल इसी की सिमेट्रिक यही पे, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, 1,1 है, ये 1,-1 है और ये -1,1 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन आएगा बताओ? ये Z2 यहाँ आएगा, राइट, और Z3 यहाँ आ जाएगा, राइट। अगर मुझे Z1 का एंगल लेना है तो ये एंगल लूंगा, Z2 का एंगल लेना है तो ये वाला एंगल लिया जाएगा, और Z3 का एंगल लेना है Z3 का, तो ये मैं एंगल ले सकता हूँ। यहाँ पे लेट से अल्फा ले लिया, ये थीटा और ये बीटा ले लेते हैं। ये तीनों का एंगल समझ में आ गए, Z1, Z2 और Z3 के एंगल। अच्छा, यहाँ पे एक मजेदार बात क्या है, समझ पा रहे हो कि Z1 और Z2 पोजिशन वाइज सेम है, तो अगर मैं ये वाला एंगल अल्फा बोल रहा हूँ तो ये भी अल्फा बोल सकते हैं। क्यों? सोच के बताओ क्यों बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि Z1 और Z2, Z1 के कोऑर्डिनेट 1,1 है और इधर 1,-1 है, तो पोजीशन वाइज बस उन्होंने फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में गए, बाकी ऊपर नीचे कुछ चेंज नहीं हुआ है, जितना ये ऊपर है उतना यही ऊपर है। तो आप बताओ मुझे थीटा और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है? तो बच्चे बहुत आसानी से यहाँ पे रिलेशन बता सकते हैं, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, है या नहीं? ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट ले लेते हैं, और ताकि मैं आपको और अच्छे से ये समझा सकूं कि यहाँ पे मैंने जो भी रिजल्ट लिखे हैं, देखो आपको एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। -1 और माइनस आयोटा, तो ये आपका यहाँ होगा, ये कहाँ होगा? ये Z4 यहाँ होगा। अच्छा, अब यहाँ पे कलर चेंज करके मैं लिख रहा हूँ, और मुझे बताना कि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसका बेसिकली एंगल कौन सा लेंगे अपन? तो उसका बेसिकली एंगल यहाँ पे इस साइड से लिया जाएगा, ठीक है। ये गामा ले लेते हैं, ये गामा एंगल ले लिया। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि अभी ज्योमेट्री वाइज देखें तो ये लोकेशन के बाद में पॉइंट तो वैसे ही, ये आपका 1,1 है, ये 1,-1 है, ये -1 और 1 है, और ये -1 और -1 है। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल पे कितना होगा? अल्फा होगा, होगा नहीं होगा? तो आप बताओ, मैं यहाँ पे लिखा था थीटा इक्वल टू कितना होगा? पाई माइनस अल्फा। अच्छा, ये गामा जो Z3 का एंगल बन रहा है, गामा कितना होगा? तो बच्चों देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे चलेंगे तो ये पूरा एंगल माइनस का पाई होगा, और उसमें सिर्फ अल्फा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है आपको ये वाली बात? ये बात अगर समझ में आ गई है, अच्छा बीटा कितना होगा बताओ? बीटा कितना होगा? ये माइनस का अल्फा होगा। ये मैंने आपको कुछ भी ज्यादा नहीं समझाया, केवल ज्योमेट्री समझाई है यहाँ तक, इतनी समझ में आ गई। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे कोई भी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो एंगल बन रहा है वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से कहीं की रिलेशन रख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के साथ में क्या कर रहा है? रिलेशन रख रहा है। तो मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एंगल को लिखने के लिए, एंगल का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल लिखने के लिए मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट की मदद लेनी पड़ेगी, तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, क्यों नहीं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एक वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, और फिर पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस पाई में ऐड करना है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग दिमाग में सेट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वैल्यू निकाल के रख लेनी है, अल्फा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अच्छा, एंगल निकालने के लिए tan इनवर्स ये जरूरी है, समझ में आ रहा है भाई? आप एंगल निकालोगे, लेट से यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू x होती है, ये y होती है, ये थीटा होता है, तो हमें पता है tan थीटा से हमें क्या मिलता है? y बाई एक्स मिल जाता है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है। तो आपको अल्फा की वैल्यू निकाल के रख लेनी है जिसके अंदर x और y पॉजिटिव रखने, x और y क्या रखने? पॉजिटिव। नेगेटिव साइन को हटा देना है, यानी मॉडुलस ले लेना है। अब आपका अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आप सोचिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आगे जाएंगे, लेकिन वो तो कहीं पीछे होगा, तो क्या करना पड़ेगा? पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पाई में से क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट, तो पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस पाई से आगे चले जाएंगे और फिर पाई अल्फा एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट में क्या लिखा है इसका कुछ मीनिंग समझ में आता है? माइनस पाई से पाई के बीच में आर्ग्यूमेंट का एंगल वेरी करता है, सही बात है भाई। आप फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो 0 से पाई जा सकते हैं, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो 0 से माइनस पाई जा सकते हैं। तो एक तरह से आपका जो रोटेशन हुआ वो कितना हुआ? माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में हुआ, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होगा। ये आपको स्लाइड के अंदर जो भी बातें हैं होपफुली अब समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब
आपको क्या समझना है कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर देते हैं तो जो हमें नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो हो गया डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। ज्योमेट्री क्या मीनिंग होता है भाई, आप आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखोगे तो उसका इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहे हो, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहे हो। तो लेट से मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट यहाँ आता है जिसको जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ वाला कॉन्जुगेट नंबर जस्ट यहाँ पहुंच जाएगा और कोई यहाँ है तो ऊपर पहुंच जाएगा। सही बात है। सिमिलरली अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और पहले से थर्ड में है तो उसका कॉन्जुगेट कहाँ पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिक क्या ध्यान रखेंगे, आयटा आपको माइनस आयटा से रिप्लेस कर दो और इसका रिप्रेजेंटेशन जेड बार होता है। ठीक है। अच्छा अब कुछ शॉर्ट रिजल्ट याद रखने। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या करोगे, क्या देखोगे आप, 2a हो जाएगा और 2a का मतलब 2 रियल पार्ट ऑफ z। तो आप ध्यान रखना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर केवल रियल है, ओनली रियल है, तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, अगर कोई रियल है तो उसकी जगह क्या समझ सकते हैं, ये वाला पार्ट तो होगा नहीं, ये वाला पार्ट तो होगा नहीं। अगर रियल कब होगा, जब इमेजनरी पार्ट नहीं होगा तो उसका z और z बार सेम आ जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट आपको समझ में आना चाहिए, z और z बार क्या होगा, सेम होगा। अच्छा बताओ, अगर इमेजनरी है तो क्या होगा, z की जगह आयोटा बी है तो z बार की जगह कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा बार आ जाएगा, आयोटा बी आ जाएगा। क्या जाएगा, अगर z आपका a प्लस आयोटा बी है तो z बार कितना हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी हो जाएगा। बताओ इनको ऐड करने से काम चलेगा कि इक्वट करने से, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो z प्लस जेड बार अगर प्योरली इमेजनरी है तो क्या होगा, ये वाला पार्ट, हाँ अच्छा प्योरली इमेजनरी है तब तो ऐसा ही बनेगा। तो इससे क्या होगा, z प्लस जेड बार जीरो आ जाएगा। समझ गए। मैंने अगर कोई बात अलग से बोली तो उसको अच्छे समझिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल का मतलब उसके अंदर केवल रियल पार्ट ही होगा। तो z अगर a है तो z बार भी क्या होगा, a के इक्वल टू आएगा, तो इसलिए लिखा है z इक्वल टू जेड बार। अगर कोई इमेजनरी है प्योरली तो उसके अंदर क्या होगा, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अच्छा अगर मैं इसका z बार निकालूं तो कितना होगा, माइनस का आयोटा बी। अच्छा इनको जोड़ूं तो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो ये बात लिखिए कि अगर z प्योरली इमेजनरी है तो z प्लस जेड बार जीरो होगा और अगर प्योरली रियल है तो z इक्वल टू जेड बार होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत से काम में आता है। ठीक है। चलिए और क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रखे हैं और उनका कॉन्जुगेट लेना है तो इसका मीनिंग ये है कि इंडिविजुअली कॉन्जुगेट ले लो और फिर ऐड कर दो, एक ही बात है, एक तरह से कॉन्जुगेट उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। अगर ये दो से ज्यादा टर्म है तो भी ऐसा रिजल्ट काम में आता है। ठीक है। ओके। अब मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा आगे अगर बढ़े और कुछ उसके मॉडुलस के रिलेशन के साथ में समझने की कोशिश करें तो क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, लेंथ से मतलब होता है। मॉडुलस का मतलब होता है लेंथ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से जो लेंथ होती है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ पे है उन दोनों को आपस में ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने पे जो एक लेंथ बनेगी उसको बोलते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस का मीनिंग क्या है, लेंथ फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से लेंथ, उसको बोलते हैं मॉडुलस। अब यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो मॉडुलस आपको निकालना अच्छे से आता है, एंगल निकालना हमने सीख लिया। तो आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में ओरिजिन से डिस्टेंस और रियल एक्सिस के साथ में एंगल निकालना अब तक आ चुका है। अब उसके एप्लीकेशन के तौर पे हमें आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ तक जो बात आपको समझ में आई है उसके रेफरेंस में हम आगे और क्या क्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये आगे वाले जो रिजल्ट है कि z की पावर n का मॉडुलस का मीनिंग होता है, पहले मॉडुलस ले लें और फिर पावर n कर दें, एक ही बात है। थोड़ी सी आपको ये ऑब्वियस प्रॉपर्टी लग रही होगी पर ठीक है, याद रख सकते हैं। चलिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हालांकि इसके एप्लीकेशन इतने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं बनते, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं तो सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। अच्छा आपको कई को ये पता होगा कि अगर ये वेक्टर के फॉर्म में लिखें, वेक्टर क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कई कई रिलेशन वेक्टर जैसे ही जनता है, कैसा बनता है, वेक्टर जैसे ही रिलेशन चलता है। तो आप क्या कहते हो कि जिस तरह से हम वेक्टर के अंदर स्क्वायर करते हैं वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कर सकते हैं, बस कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए
क्या होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि Z1 है और उसका एंगल ये अल्फा बन रहा है, दूसरा Z2 है और इसका एंगल ये बीटा बन रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा, नहीं होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा। तो वही लिखा है मोड Z1 स्क्वायर मोड Z स्क्वायर और टू रियल ऑफ Z1 Z2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बन जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं ज्योमेट्री की मदद से, बट मैं कहूँगा इसको इतना अभी जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, और ये दूसरी वाली आइडेंटिटी तो ये तो ऑब्वियस है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। अब ये दोनों हाईलाइटेड कर रखी, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाते हैं, इनको बोलते हैं हम लैग्रेंज इनइक्वालिटी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड, तो इसमें यह ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो मैं क्या करूंगा, इनको थोड़ा सा आपको जब इनके रेस्पेक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे ना वहां पे समझा दूंगा। तो अभी इन दोनों प्रॉपर्टी पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर डिस्कशन मिल जाएगा। लेकिन इनको हमें समझना पड़ेगा। ये जो नीचे वाले रिजल्ट दिखे ये वाला, तो अगर मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब हम जेड और जेड बार इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जेड और जेड बार को लिखोगे तो ये भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आता है, और अभी हमने समझा कि मोड जेड का स्क्वायर भी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि हमेशा ऑलवेज मोड जेड स्क्वायर की वैल्यू जेड और जेड बार के इक्वल आएगी। मोड जेड स्क्वायर क्या आएगा, जेड इंटू जेड बार के बराबर आएगा। अगर ये वाली वैल्यू 1 है तो आप इसकी जगह 1 लिख सकते हो। बात ये निकल के आ रही है कि अगर, अच्छा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे जेईई एडवांस के पता नहीं कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, एक तरह से क्या है कि किसी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन मुझे मॉडुलस के अकॉर्डिंग दे रखी है, किसके अकॉर्डिंग दे रखी है, मॉडुलस के अकॉर्डिंग, और मुझे कॉन्जुगेट को वहां पे इंट्रोड्यूस करवाना है। क्या करना है, कॉन्जुगेट को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो एक तरह से कनेक्शन है इसमें मॉडुलस और कॉन्जुगेट के बीच में, तो ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये कनेक्शन है। किसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मॉडुलस में दे रखी है और आपको धीरे आगे आगे सॉल्व करना है कॉन्जुगेट के फॉर्म में, तो उस जगह पे आप ये रिप्लेस करोगे मोड जेड स्क्वायर की जगह जेड इंटू जेड बार। ध्यान रखेगा, अगर सपोज ये 1 दे रखा है मोड जेड स्क्वायर, तो आप सीधी सी बात है जेड इंटू जेड बार को 1 लिखोगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी थी, इसको आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो मैं अब आपको कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट पे डिस्कशन करके सीधा प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। चलिए, अब पोलर फॉर्म क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्म होती है, वैसे एक से ज्यादा एक फॉर्म और होती है यूलर फॉर्म, लेकिन बेसिकली हम जनरल दो फॉर्म पे ज्यादा फोकस करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और पोलर फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और पोलर फॉर्म में क्या होता है, डिस्टेंस और एंगल होते हैं, डिस्टेंस और एंगल होते हैं। आप खुद सोचो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को या किसी भी कोऑर्डिनेट को हमें किसी जगह मार्क करना है, कार्टेशियन प्लेन में या आपके आर्गेन प्लेन में, तो आपको क्या चाहिए, या तो कोऑर्डिनेट डायरेक्टली चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे और कितने एंगल पे। अगर मेरे पास दोनों इन्फॉर्मेशन है, कितनी डिस्टेंस और कितना एंगल, तो मैं किसी भी पॉइंट को मार्क कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन एंगल और डिस्टेंस में है तो उसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। बस इतना सही तो मतलब है। देखो, लेट से मैंने यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को मार्क कर रखा है, ठीक है, ये जेड है जिसको हम लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा समझना चाहूँ तो ये कितना होगा, एक्स ही तो होगा, और ये कितना होगा, वाई होगा। समझ पा रहे हो। अच्छा, अगर एंगल के फॉर्म में देखेंगे तो ये एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस के फॉर्म में देखेंगे तो ये आर है। तो बताओ, एक्स की जगह आर कॉस थीटा समझ सकते हो क्या, और वाई की जगह क्या समझोगे, आर साइन थीटा। ठीक है, अब आप बताओ जेड क्या लिखता हूँ मैं, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखता हूँ। एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा रखें तो आर तो कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बन जाएगा। अब यही बात है आर, और ये अंदर वाला रिजल्ट है, इसको लिखते हैं ई की पावर आयोटा थीटा, और इसको बोलते हैं यूलर फॉर्म, जो कि काफी जाके इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे अच्छे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, याद रखोगे। तो पोलर फॉर्म का मीनिंग समझ में आ गया, आइलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीख गए, और कुछ रिजल्ट होंगे इंपॉर्टेंट, वो आगे आपको डी मोवियर के फॉर्म में मैं समझा दूंगा, कौन सी आइलर फॉर्म के। अब ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं आपका टाइम 15 से 20 मिनट लूंगा। अगर आपको ये चीज अच्छे समझ में आ जाती है तो जितने भी लोकस के क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान सुनना, जितने भी लोकस के क्वेश्चन है वो आपके सही होने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल पेशेंसली अभी आगे वाली बात सुने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
चलिए यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिखे, मैं एक एक करके एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे साथ समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, मैं समझा दूंगा आपको, बस इतना भरोसा रखें मेरे। सबसे पहले क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, बस थोड़ा सा ये स्लाइड आगे मूव करिए। यहाँ पे क्या लिखा है, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू ए एक रिप्रेजेंट करता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी ये कुछ लिखा गया है, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस ए है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये बात अगर थोड़ी सी आप समझ लेते हो, रेडियस तो कितनी है ए और सेंटर कितना है जेड नॉट है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कैसे प्रूव होगा, इसको समझना हो तो लिख लीजिए, जेड इक्वल टू मैं समझता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड नॉट की समझते हैं एल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, अब बताओ जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो आपको पता है ये एक्स माइनस एल्फा बन जाएगा, और इधर आयोटा वाई माइनस बीटा बन जाएगा। और अगर मुझे इसका मॉडुलस लेना है तो इसका भी मॉडुलस लेना पड़ेगा, और मॉडुलस लेते समय क्या करते हैं अपन, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। अच्छा, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल टू बोली जा रही है, ए के इक्वल टू, तो इधर भी ए लग जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर और वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर नजर आएगा, जो कि एक सर्कल है। सर्कल का सेंटर कितना है, एल्फा कोमा बीटा है, और रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है, ए है। तो ये मैंने आपको प्रूफ समझा दिया कि ऐसा होता है। अब हर बार हम ये इतना नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, हमें डायरेक्टली सर्कल का सेंटर, यानी यहां से, आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहां से मैं डायरेक्टली यहां पहुंचाना चाह रहा हूँ आपको, बिना बीच के स्टेप किए हुए। आप समझना कैसे समझेंगे इस बात को। चलिए एग्जाम्पल की तो समझाता हूँ। आपको ऐसा दे रखा है जेड प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 2। अब देख के बताओ, क्या ये सर्कल है, क्या ये सर्कल है, और सर्कल है तो सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या है। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है आपको। जब कभी भी ऐसा दे दिया जाए तो आप क्या करो, इसे फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। तो z के बाद माइनस लगाओ, लगाना है माइनस, तो कितना होगा, -2 -3 आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू 2 लिख लिया। अब बताओ जेड नॉट क्या है, जेड नॉट क्या है, मैंने यहाँ पे जेड नॉट एल्फा बीटा बोला था, तो सेंटर क्या होगा, जेड नॉट का रियल और इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो बताओ इसके सर्कल का सेंटर, यहाँ से अब सब अपने दिमाग पे जोर डालो और लिखो, -2 और -3 है यानी, और रेडियस कितनी है, रेडियस 2 है। क्या कुछ आसान लगा, क्या कुछ आसान आसान लगा। तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर -2 और -3 है, और रेडियस कितनी है, 2। एक और समझते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ से हो गया, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लिख दिया मोड जेड इक्वल टू 2, क्या ये सर्कल है, क्या ये सर्कल है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर्कल है। ये सर्कल है, कैसे सर्कल है, जेड माइनस 0 प्लस 0 आयोटा इक्वल टू 2। तो सेंटर कितना हुआ, 0 0, और रेडियस कितनी हो गई, 2। बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और लिख के बताओ, और फिर मैं आपको नेक्स्ट कुछ रिजल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह पे, इतनी जगह काफी है। आपको ऐसा लिखा जेड, ये 2z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू 5 दे दिया। बताओ इस सर्कल का सेंटर कैसे समझेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 कॉमन जैसे लेते हैं, बाहर 2 आएगा, अंदर मोड जेड प्लस 3/2 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 5। क्या समझ में आ गया। अब बताओ यहाँ से सेंटर कितना होगा, आप चेक करना मेरे आंसर के साथ में, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सेंटर -3/2 2 होगा, और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ये 5 के नीचे 2 डालना, तो रेडियस 5/2 हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया। आपको कोई भी ऐसी इक्वेशन दे दी जाए तो उससे सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए इतने एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला वाला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में क्या है, z माइनस जेड नॉट लेस देन ए। तो अभी ये इनइक्वलिटी है, और इनइक्वलिटी के अंदर सर्कल का सेंटर जेड नॉट है, रेडियस ए, और लेस देन के कारण से क्या है, एक सर्कल के इंटीरियर पार्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका जेड नॉट है, और ये अंदर वाले जितना भी पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करा होगा, इसमें सर्कमफेरेंस शामिल नहीं है। इक्वल टू होता है तो शामिल हो जाती, तो ये इंटीरियर ऑफ सर्कल को डिनोट करे। जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन ए, तो ये सर्कल के
एक्सटीरियर पार्ट को डिनोट करेगा, राइट। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए यहाँ से। अब आगे बढ़ता हूँ और ये बताता हूँ कि ये क्या लिखा गया है, z माइनस जेड वन इक्वल टू जेड माइनस जेड टू, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करता है, लोकस किसका होता है, कोई याद करके बताओ, लोकस किसका होता है भाई। लोकस का मतलब होता है वेरिएबल पॉइंट का कोई पाथ बनता है, उसको हम लोकस बोलते हैं। तो वेरिएबल पॉइंट तो एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं वो एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, और एक्स और वाई किस में आते हैं, जेड में आते हैं भाई। जेड लिखो या एक्स प्लस आइटा वाई लिखो, एक ही तो बात है। तो यहाँ पे जब भी मैं लोकस की बात कर रहा हूँ तो जेड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू का मॉडुलस इक्वल आ रहा है। तो जेड बेसिकली क्या बता रहा है, जेड के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो जेड एक लोकस बनाएगा, और लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बात गले उतरी, नहीं लगता, नहीं समझ में आया। आप खुद सोचिए कि आपके पास में दो पॉइंट है फिक्स, एक Z1 पॉइंट है, एक Z2 पॉइंट है, ठीक है, ये दो पॉइंट फिक्स है, और इन दोनों पॉइंट के रेफरेंस में एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। एक ही तो बात है भाई, Z माइनस जेड वन और Z माइनस जेड टू का मतलब क्या हुआ, इक्विडिस्टेंट ही तो हुआ। तो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस वाला पॉइंट कहाँ होगा, ये मिडिल में हो सकता है क्या, एक ही होगा, बताओ एक ही होगा क्या, नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है। अगर पॉइंट यहाँ ले जाए तो डिस्टेंस ये लिख सकते हैं, ये भी दोनों इक्वल है, पहले यहाँ लिया था तो ये भी इक्वल है। अच्छा, कुछ बात पैटर्न समझ में आ रहा है, ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे इधर उधर मूव करते जाएंगे तो हमें ये ऐसे समझने में आता जाएगा कि ये इक्वल जा रहे हैं। तो बताओ ये जो पॉइंट मूव कर रहा है, ये मूवेबल पॉइंट कौन है, ये मूवेबल पॉइंट ही तो आपका जेड है, ये मूवेबल पॉइंट ही तो कौन है, जेड भाई। वेरिएबल कौन है, जेड। जेड एक्स प्लस आइटा वाई के अंदर जेड ही रहता है, तो जेड है। तो अब जेड वन और जेड टू के रेफरेंस में बताओ जेड क्या है, तो आप कहोगे कि ये परपेंडिकुलरली लाइन है, परपेंडिकुलर, तो उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो जेड वन और जेड टू दो पॉइंट है, और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से जा रही लाइन है, वही क्या है, जेड का लोकस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझना है आपको। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप समझना। एक एग्जांपल, थोड़ी सी जगह तो कम पड़ रही है पर फिर भी हम कोशिश करने समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैं एग्जांपल सीधा ले रहा हूँ, जेड माइनस टू आएगा का मॉडुलस अपॉन में दे दिया, इक्वल टू की जगह अपॉन में दे दिया, इक्वल टू वन कर दिया, और जेड प्लस थ्री आएगा का मॉडुलस। यहाँ पे पूछ रहे हैं जेड क्या है, तो मैं कहूँगा जेड, ये दोनों का रेशियो वन है, यानी इक्वी डिस्टेंस रहे होंगे, दोनों ही बराबर की वैल्यू है, इसलिए रेशियो वन आया, इक्वी डिस्टेंस है। तो जेड क्या है, जेड दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले का बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो दो पॉइंट कौन से बताओ मुझे, तो दो पॉइंट कौन से, अभी जस्ट आपको बताया था। पॉइंट का मतलब सर्कल के अकॉर्डिंग सेंटर सोचना है, और यहाँ पे जेड माइनस जो भी समथिंग है वो पॉइंट है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कितना है बताओ, जेड वन की जगह कितना है, टू आयोटा, टू आयोटा तो है। जेड टू कितना है, थ्री आयोटा माइनस थ्री आयोटा, जेड टू आपका माइनस का थ्री आयोटा है। अच्छा, एक बार मैं रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस के अकॉर्डिंग मार्क करने की कोशिश करता हूँ। तो ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, जेड माइनस जेड वन, टू आयोटा, क्या जीरो कॉमा टू लिख सकता हूँ, टू आयोटा को जीरो कॉमा टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नीचे कितना है, माइनस का थ्री आयोटा, क्या लिखूँ, माइनस का थ्री आयोटा कहाँ पे आएगा, इमेजनरी एक्सिस पे, और कितना नीचे आएगा, जीरो कॉमा माइनस थ्री, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और मिड पॉइंट की मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो बताओ ये दो पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट कौन सा है, इन दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट कौन सा है, तो एक पॉइंट है आपका जीरो कॉमा माइनस का वन बाई टू, है कि नहीं है, कौन सा पॉइंट है, जीरो कॉमा भाई, दो और माइनस तीन को ऐड करेंगे तो माइनस वन, और आधा करेंगे तो वन बाई टू। अब इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है, ये लाइन को ज्वाइन करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, तो ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा, इसका इक्वेशन y इक्वल टू माइनस वन बाई टू कोई बोले तो मना तो नहीं करोगे। तो आप इसे को जब सॉल्व करोगे, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू माइनस का वन बाई टू मिलेगा। क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस का वन बाई टू, y इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, इसे गिवन रिलेशन से आपको z का लोकस पूछ सकते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे
ये इक्वी डिस्टेंस के केस में एंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, एंगल बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस बराबर नहीं हो, ये डिस्टेंस बराबर नहीं हो, यानी कुछ के इक्वल टू आ रही है और के की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में ये वाला एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मैंने ये सामने रिजल्ट प्रूव किया था, ये वाले बिल्कुल ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हैं कि सर्कल बनेगा। जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के कोई वैल्यू होगी 1 2 3, कैसी 1 नहीं होगी और कोई हो सकती है। तो उससे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इस सर्कल की इक्वेशन मिलेगी बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका उससे हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे समझ में आना चाहिए था, क्योंकि बच्चों को दिक्कत यही पे आती है, इस पर्टिकुलर पार्ट में ही दिक्कत आती है। अगर आपने ये समझ लिया अच्छे से तो फिर आपको दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। अगर आपको लोकस अच्छे समझ में आ गए तो अब हम क्या करेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आपको आगे मैं बता दूंगा क्या क्या करना है। चलिए यहाँ पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड जेड इक्वल टू 4 है। मोड जेड कितना है? मोड जेड 4 है और आर्केड ऑफ जेड इक्वल टू 5 पाई/4 है। तो देखो ये बेसिकली आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी ओरिजिन से लेंथ पता है आपको और एंगल पता है। तो आप खुद सोचो एंगल कितना है? 5 पाई/6 है। कितना होता है 5 पाई/6? अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली निकालेंगे तो ये 150 होता है। कितना होता है? 150 डिग्री होता है। तो 150 डिग्री तो कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा, ऐसे तो बनेगा 5 पाई/4। और ये कितना डिस्टेंस का है? 4 डिस्टेंस पे। तो ये पी पॉइंट मान लेते हैं, ये ओ मान लेते हैं। तो ये वाला मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है। क्या करना है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है। तो आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको जब लिखना हो तो या तो ऑप्शन में देख लो कि ऑप्शन में सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी है और कौन सा है, एक ये है। ये दोनों ऑप्शन तो गए। अच्छा, ये दो ही, या तो ए ऑप्शन हो सकता है डी। आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी पता होना चाहिए। अब आपको पोलर फॉर्म से कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है, तो कैसे लिखेंगे? तो आपको अभी मैंने जस्ट समझाया था, z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई हो। तो x हमारा होता है आर कॉस थीटा और y क्या होता है? आर साइन थीटा। होता है नहीं होता है? अच्छा, r की वैल्यू कितनी है? ये 4 है और cos 5 पाई/6 इधर लिखेंगे 4 साइन 5 पाई/6। अच्छा, इनकी अब वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए वाली वैल्यू कितनी होती है? माइनस का रूट 3/2 होती है और ये वाली वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन दिखने लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन सही है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपको किसके बेस पे बताना था? एंगल और लेंथ के इंफॉर्मेशन पे, राइट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन नहीं। अब देखो, अभी जस्ट मैंने लोकस के बारे में जो डिस्कस किया था, बिल्कुल ये यहाँ पे काम में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं भाई, आपका जेड क्या होगा? जेड होगा एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इमेजनरी जेड क्या होगा? इमेजनरी जेड इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है वाई इज ग्रेटर देन 1। वाई ग्रेटर देन 1 एक इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग बना दिया और ये y की वैल्यू 1 और इसमें मुझे ग्रेटर देन 1 चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब कौन सा होगा? इसके ऊपर वाला पार्ट होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? y ग्रेटर देन 1 होगा। ये तो हो गया मेरा ए सेट, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे आते हैं, ये जस्ट अभी मैंने जस्ट समझाया था। क्या समझ में आ रहा है? ये सर्कल है या नहीं? ये एक सर्कल है। तो आप कहोगे हाँ सर सर्कल तो है। सेंटर कितना है आप तो बताओ? सेंटर लिख सकते हैं 2,1 है और रेडियस कितनी है? 3। अच्छा, इस इक्वल टू वाले साइन पे क्या करता है? एक सर्कमफेरेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? जेड कहाँ होगा? आपकी सर्कल की बाउंड्री पे होगा। तो सर्कल 2,1 और रेडियस कितनी है? 3। इस सर्कल को मुझे मार्क करना है। तो देखिए ये आपका ऑलरेडी कितना है? 0,1 है। अब मुझे 2,1 मार्क करना है। तो 2,1 यहाँ पे कहीं होगा। 2,1 होगा नहीं होगा इसके ऊपर? ये सर्कल है और रेडियस कितनी है? 3 है। तो एक पॉइंट यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। कोई बता सकता है ये वाला पॉइंट कितना होगा? तो आपको यहाँ से ये कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि ये -1,1 होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला कितना होगा भाई? 3 ही तो डिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ इधर, तो ये 5,1 हो जाएगा। और ऐसा एक सर्कल बना देना है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा सर्कल यहाँ पे अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ।
ओके, हाँ अब सही बन जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेंसिल के सॉरी इरेजर के कारण से इसको मैं हटा देता हूँ। एक सर्कल बन गया। क्या समझ में आएगा? अच्छा बताओ, इस सर्कल में कौन से पोर्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे? केवल बाउंड्री को। केवल कौन सी? केवल ये बाउंड्री ही आएगी आपकी, क्योंकि सर्कमफेरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अंदर वाला पार्ट नहीं आएगा, बाहर वाला नहीं आएगा। अंदर वाला लेस देन पे आता है, बाहर वाला ग्रेटर देन पे आता है। अब तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं। तो तीसरे वाले पार्ट में देखो यहाँ पे कितना है, रियल ऑफ वन माइनस आयोटा जेड। एक काम करते हैं, पहले वन माइनस आयोटा और जेड। जेड क्या होता है? एक्स आयोटा वाई, और उसका रियल लिखना है, उसका रियल पार्ट लिखना है। रियल ऑफ इसका रियल लिखना है। तो रियल कैसे लिखते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग से अगर वीडियो देखा तो बताया था। रियल जब रियल से मल्टीप्लाई होता है और इमेजनरी जब इमेजनरी से मल्टीप्लाई होता है रियल आता है। तो वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स, और ये मल्टीप्लाई होगा तो वाई होगा। तो ये कितना आ जाएगा? रियल वाला पार्ट कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया भाई? इस पार्ट का जो रियल पार्ट निकल के आएगा, ये एक्सप्रेशन का रियल पार्ट एक्स प्लस वाई, और ये कितना दे रखा है? √2। तो एक तो स्ट्रेट लाइन हो गई, ये क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा बताओ? इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे और इधर से एक √2 पे कट करती हुई लाइन निकल के जा रही होगी। ये लाइन निकल के जा रही है, ठीक है। इसे का इक्वेशन हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू √2। अब बताओ इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन क्या है? तो अब इस चीज को अगर समझना है तो आपका फर्स्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग आपका, जस्ट वेट मिनट, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा था, सॉरी। तो देखो, इस लाइन के ऊपर पॉइंट हो सकते हैं, इस लाइन के ऊपर पॉइंट आ सकते हैं, ये लाइन के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, और सर्कल के ऊपर पॉइंट होना चाहिए। तो ऐसा तो केवल एक ही पॉइंट है, ऐसा तो केवल एक ही पॉइंट होना है कि लाइन के ऊपर या उससे ऊपर। कौन सी लाइन? y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस लाइन के ऊपर ऊपर सर्कल की बाउंड्री पे, और लाइन कौन सी वाली? x प्लस वाई इक्वल टू √2 के ऊपर होना चाहिए। ऐसे कितने पॉइंट है? तो आप कहोगे सर ऐसा एक ही पॉइंट है जो कि तीनों के इंटरसेक्शन से बन रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ये वाला बी सही हो जाएगा, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस वाले पूछ सकते हैं आपसे, तो जरूर इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप फटाफट से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। टारगेट रहेंगे 10 क्वेश्चन हो जाए हमारे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, a प्लस आयोटा बी की पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बी है। तो ये वाला रिलेशन क्या होगा? देखो बहुत ही सीधा क्वेश्चन है पर ट्रिकी भी है। आपको पता है a प्लस आयोटा बी की पावर 5 इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बी दे रखा है। अब मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो देखिए यहाँ पे आयोटा किसके साथ है? ए के साथ है। तो मुझे आयोटा से अंदर अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो डिवाइड भी तो किया होगा, कैसे थोड़े होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बी, तो ये तो ऊपर पार्ट आ गया। तो राइट साइड में क्या होगा? आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो गया होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आयोटा की पावर 5 तो क्या होता है आपका? बताओ आयोटा की पावर 5 क्या होता है? आयोटा ही होगा, क्यों आयोटा 4 पे 1 हो जाता है। चलिए तो ये आपका आयोटा ए, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो ये पावर 5 इज इक्वल टू कितना होगा? आयोटा एल्फा, और कितना हो जाएगा इधर? आयोटा स्क्वायर और बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे मुझे बी प्लस आयोटा एल्फा लिखना है, आयोटा ए लिखना है, लेकिन मेरे पास में तो माइनस बी है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करूँ तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से मैं बेसिकली मैंने माइनस कॉमन लिया, राइट। तो माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस आयोटा ए, और ये माइनस इस साइड गया होगा, तो आयोटा एल्फा और ये बीटा, ऐसा हो गया होगा। और इसको लिखेंगे तो कितना होगा? माइनस आयोटा एल्फा प्लस बीटा हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आ गई। पहले मैंने आयोटा की पावर 5 से लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ जी मुझे रिजल्ट निकाल के लेके आना, उसमें बी चाहिए, मेरे पास में माइनस बी था, इसलिए फिर माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ तक आ गए। अब आपको इसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या करना है? इसकी पावर 5 है, टेक कॉन्जुगेट। क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, टेक कॉन्जुगेट। जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो कितना हो जाएगा? बी प्लस आयोटा ए, इधर पावर 5 है, कॉन्जुगेट लेते इसमें क्या करते हैं बताऊं?
आयोटा की जगह क्या करते हैं, माइनस आयोटा रख लेते हैं। तो इस माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा रख लिया, तो इधर भी राइट साइड भी तो हुआ होगा। तो बस ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसी क्वेश्चन में बस आपको क्या रिजल्ट लेके आना है उस पर ध्यान रखना होता है, और वन बाय वन आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। तो होपफुली आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा था। अब नेक्स्ट आते हैं, और ये आप देखो जेई 2020 का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बस थोड़ा सा ध्यान दें और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपसे आंसर आएंगे। देखो, रियल ऑफ जेड माइनस वन और अपॉन टू जेड प्लस आयोटा इक्वल टू वन है। अब जैसे अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले रियल पार्ट समझाया था निकालना, तो रियल पार्ट जब भी निकालना हो तो आप क्या करते हो, सिंपली उस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर देते हैं, और उस सिंप्लीफिकेशन में से जो आयोटा के बिना पार्ट होता है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसका एक तरीका है कि आप जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा बाई रिप्लेस करो, कर लो रिप्लेस। तो एक्स मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो एक्स माइनस वन ये रियल पार्ट हो गया, और आयोटा बाई नीचे कितना आ जाएगा, टू एक्स प्लस आयोटा के साथ लिखेंगे तो टू वाई प्लस वन। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी इतना समझिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। अब आपको आगे क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करने की कोशिश कर रहा था। अब इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, रियल पार्ट बाद में निकालेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा, रियल पार्ट निकालते समय आप जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, यानी डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होना चाहिए आयोटा वाला। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो इसको, तो एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे टू एक्स माइनस टू वाई प्लस वन अपॉन। अब यहाँ से बच्चों को बहुत फास्टली पता होना चाहिए कि ये वाला रिजल्ट क्या बनता है। मैं अभी तो पहली बार लिख रहा हूँ इसलिए समझा देता हूँ, लेकिन आगे आप ये मेरी बात अच्छे से याद रखोगे जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। अच्छा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अब जो बात बोल रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंपली इस वाले पार्ट पार्ट और इसका स्क्वायर बन जाता है, यानी फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाता है। ये मैं कहना चाह रहा था। जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, जेड इंटू जेड बार, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मोड जेड का स्क्वायर होता है। भाई आपको ये बात, अगर आप मेरी क्लास को अच्छे से समझ रहे हो, तो जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मोड जेड का स्क्वायर होता नहीं होता है। तो आपको पता है जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे जेड के साथ जेड बार आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसे नीचे वाले पार्ट का मॉडुलस का स्क्वायर कर लेना है। तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब मुझे क्या करना है, उसका रियल पार्ट ही ढूंढना है। तो रियल पार्ट कैसे आएगा, बताओ रियल पार्ट कैसे आएगा, जब इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से मल्टीप्लाई होगा और रियल रियल से मल्टीप्लाई होगा तो रियल पार्ट आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे दो पार्ट जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में दो पार्ट निकल के आएंगे, एक आयोटा के बिना आएगा और एक आयोटा वाला पार्ट आएगा। तो मुझे इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि किसी में रियल पार्ट बोला गया। तो मैं केवल, सॉरी इमेजनरी पार्ट बोला, इमेजनरी पार्ट नहीं चाहिए मुझे, रियल पार्ट चाहिए। तो एक्स माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा बताओ, ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स। क्या समझ में आ गया। और इमेजनरी वाला पार्ट इमेजनरी से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें आयोटा का ध्यान रखना, ये आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि प्लस वन होता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपको बताओ, ये टू वाई स्क्वायर प्लस वाई। एक बार फिर से समझ लो मैंने क्या किया है, मैंने रियल पार्ट को निकालने के लिए रियल को रियल से मल्टीप्लाई कर लिया, इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई कर लिया। तो एक्स माइनस वन को टू एक्स है, इसमें तो कोई इश्यू है नहीं, आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करके वन बना लेंगे। तो आपको y को टू वाई प्लस से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये वाला पार्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वन दे रखा है। कितना पार्ट दे रखा है, वन। तो मैं लिख दूं यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर टू वाई प्लस वन का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, वन। अब हम मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करो तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स टू वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, फोर एक्स स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस वन। अब यहाँ से ये वन से वन तो गया, ये वन से वन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, टू एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर माइनस का ये प्लस टू एक्स हो जाएगा।
और प्लस 4y इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 रखने की कोशिश करते हैं, तो 2y इक्वल टू 0। अब बताओ सेंटर लिखना आता है डायरेक्टली, तो सेंटर आप देखोगे तो कितना होगा, माइनस का 1/2 और माइनस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 और माइनस का 1। तो ये तो सेंटर तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, -1/2 और -1। तो अब आप क्या लिखोगे, यहाँ से रेडियस निकालोगे। रेडियस क्या होती है, तो ये 1/4 प्लस 1, ठीक है, तो √5/2 हो जाएगी। तो रेडियस कितनी आ रही है, रेडियस आ रही है y/2 आ रही है, और सही है, तो ये 5/2 आ रही है। पर यहाँ पे क्या डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर की जगह रेडियस होनी चाहिए थी, ठीक है, ओके। तो ये वाला ऑप्शन सही बन जाएगा आपका, सर्कल का डायमीटर। बाकी यही पार्ट था, आपको सिंपलीफाई करने के बाद उसका रियल पार्ट निकालना था। क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी, बट क्वेश्चन को सोल्व करने के जो स्टेप थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे, कि आपको रियल पार्ट लिखना है तो नीचे से फ्री कर दो और ऊपर में केवल रियल पार्ट को लिखिए, इमेजिनरी को नजरअंदाज करिए, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए z इक्वल टू आपको एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और जिसका मैग्नीट्यूड 2/√5 है, तो z बार क्या होगा, ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। तो जब भी मैग्नीट्यूड आपको गिवन हो तो आप क्या करो, ऊपर वाले पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करो, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और 2 आयोटा अपॉन a माइनस आयोटा। मैं सिंप्लीफाई इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बाद में सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा कि जेड बार निकालना है। तो कितना हो जाएगा आपको, अगर ये समझ में आया तो 2 आयोटा और a माइनस आयोटा हो जाएगा। कैसे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अच्छा, अब इसमें करना क्या होता है, आपको सबसे पहले मॉडुलस को यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो मोड जेड कितना होगा, 2 आयोटा का मोड कितना होगा 2, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 2/√5, राइट। अब इसको आप सॉल्व करके a की वैल्यू पहले ढूंढने की कोशिश करो। तो यहाँ पे a की वैल्यू ढूंढनी है तो सीधा सा मुझे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेनी चाहिए, 4/a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2/5। ये यहाँ से कट जाएगा 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये 10 और a स्क्वायर, a की वैल्यू +-3 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई, +-3। अब सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन सही होगा, तो a की वैल्यू मैं 3 लेके समझने की कोशिश करता हूँ। तो a की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो z कितना हो जाएगा, 2 आयोटा और 3 माइनस आयोटा। अब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दिख नहीं रहा है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 आयोटा और ये 3 प्लस आयोटा। अब बताओ नीचे क्या लिखूंगा मैं, अब मैं आपसे कैलकुलेशन फास्ट करने की बात कर रहा हूँ। नीचे क्या होगा, z इंटू जेड बार, और z इंटू जेड बार जब लिखते हैं तो कितना आता है, मोड z का स्क्वायर आता है, नीचे 10 आएगा। क्या आप डायरेक्टली लिख पाओगे हमें सही, हाँ आप कहोगे हाँ सर लिख लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो यहाँ पे ये 5 टाइम कट जाएगा, तो कितना आ रहा है 3/5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1/5 हो जाएगा। कोई ऑप्शन है क्या, -1/5 और 3 आयोटा/5, बिल्कुल है बी ऑप्शन। चाहिए तो रुको, ये तो जेड है, अरे ये तो जेड है, आपको जेड बार चाहिए। जेड बार क्या होगा, जेड बार में क्या करते हैं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख लेते हैं, तो ये तो कौन सा ऑप्शन है, राइट, सी ऑप्शन सही है। जल्दबाजी नहीं करें नहीं तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, ओके। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इफ z माइनस एल्फा अपॉन z प्लस एल्फा इज प्योरली इमेजिनरी, क्या मतलब होता है, प्योरली इमेजिनरी की बात की जाए, आपको समझाया था मैंने, अगर कोई z है और वो प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी, तो क्या लिखते हैं बताओ। अगर इमेजिनरी की बात की जाए तो आपको अगर पता हो तो z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 लिखते हैं, याद है कि भूल गए, z प्लस जेड बार इक्वल टू 0। अच्छा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मैं प्योरली इमेजरी तभी कह सकता हूँ जब z माइनस एल्फा और z प्लस एल्फा प्लस ये वाला पार्ट और उसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या आप डायरेक्टली लिख पाए, ये तो कॉन्सेप्ट था। अगर z प्योरली इमेजनरी है तो वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट 0 होगा। अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो और उसका कॉन्जुगेट का एडिशन 0 होना चाहिए, बस
इतना से काम था, अरे हाँ इतना ही काम था। एलसीएम लीजिए, जेड माइनस एल्फा और जेड बार प्लस एल्फा प्लस जेड बार माइनस एल्फा और जेड प्लस एल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट तो जीरो ही है तो नीचे वाले भी जाने की जरूरत है नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इंटू जेड बार, जेड एल्फा, जेड बार एल्फा और एल्फा स्क्वायर, राइट। इधर लिखेंगे तो जेड इंटू जेड बार, फिर कितना आएगा जेड बार एल्फा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से कुछ काटने का मजा लेते हैं, ये कट गया यहाँ से और ये यहाँ से कट गया। अब क्या बच गया आपके पास में, जेड जेड बार कितनी बार, 2 बार आ गया और माइनस 2 एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अच्छा जेड बार मोड, अच्छा ये तो हम जानते ही, मोड जेड का स्क्वायर ये जेड इंटू जेड बार होता है, तो ये कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एल्फा स्क्वायर की वैल्यू 4, एल्फा कितना आ जाएगा 2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, ये कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि अगर प्योरली इमेजनरी है तो जो मैंने थ्योरी पार्ट समझाए थे आपको समझ में आ गया होगा, थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और ये भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो क्या दे रखा है, 5z2 अपॉन 11z1 इज प्योरली इमेजनरी, देन वैल्यू ऑफ 2z1 प्लस 3z2, ये कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसको देखिए, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो फॉर्म में बोला है, ये प्योरली इमेजनरी है। अच्छा प्योरली इमेजनरी है तो ये क्या होगा, इस सिंप्लीफिकेशन के बाद में आयोटा टाइम कुछ कांस्टेंट हो रहा होगा, आयोटा टाइम क्या हो रहा है, कुछ कांस्टेंट हो रहा हो, तो क्या मैं इसको के आयोटा लिख सकता हूँ क्या, बताओ बताओ, बोल के बताओ, लिख सकते हैं क्या, बोलो सर हाँ लिख तो सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो अब यहाँ से आपको अगर मैं ऐसा लिखूँ Z2/Z1 इक्वल टू 11/5 के आयोटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 11/5 के, ये भी तो एक कांस्टेंट है, ये भी तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसको m टाइम आयोटा लिख लेता हूँ, Z2/Z1 इज इक्वल टू m आयोटा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई है तो आपको क्या करना है, इसे नई वैल्यू का मॉडुलस चाहिए, तो इसको भी मैं Z2/Z1 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए Z1 कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं इसमें, या ऐसे सोचिए कि ऊपर और नीचे Z1 का डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 ये वाला पार्ट, हाँ ठीक है, ये वाला पार्ट 2 और 3 Z2/Z1, नीचे कितना हो जाएगा, ये पूरा पार्ट मॉडुलस में चल रहा है, ये मैंने नीचे कितना आएगा 2 माइनस 3 Z2/Z1 हो जाएगा। अच्छा इधर देखिए 2 प्लस 3 m आयोटा और 2 माइनस 3 m आयोटा, लिख सकते हैं क्या, आपको सर हाँ लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, बड़ी बात तो। अच्छा मॉडुलस लेते समय क्या करते हैं बताओ, 2 प्लस 3 आयोटा और एक 2 माइनस 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये सेम ही है, बस कॉन्जुगेट कर रखे हैं एक दूसरे को, तो इसका मॉडुलस लेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 9m स्क्वायर, और इधर कितना आएगा अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो 4 प्लस 9m स्क्वायर, अरे ये तो कट गए, आंसर 1 आ गया, कितनी अच्छी बात है। तो आपको ये छोटे छोटे एप्लीकेशन समझ में आने चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर सी है, और मैंने क्या है इसमें यूज किया था वो भी आपको बात यहाँ से समझ में आ गई होगी, राइट। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप आगे से कर पाओगे, कभी जरूरत पड़ेगी। अगले देखते हैं, यहाँ पे मोड जेड प्लस जेड इक्वल टू 3 प्लस आयोटा है, तो जेड की वैल्यू है। अच्छा कब पूछा था ये भी देख लो ईयर, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको मैं ये कहूंगा हमेशा इसको यूज किया करो। मोड जेड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर लेनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। एक ही इक्वेशन ऐसे आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो वहां पे कंपेयर करते हैं रियल एंड इमेजिनरी कोफिशिएंट को, तो रियल कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ये इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगी, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो इधर वाई है और इधर साइड में कितना है 1 है, तो वाई की वैल्यू 1 आ गई। इस वाई को प्यार से यहाँ रख दो, तो कितना बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, यहाँ से कट गया,
तो कितना आ जाएगा -6x इक्वल टू माइनस का 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी 4/3। x की वैल्यू 4/3 आ गई। तो अब बताओ मुझे z क्या होगा। z तो हमारा होता है x प्लस आयोटा वाई, ये 4/3 प्लस आयोटा हो गया। क्या करना था, मोड z निकालना था। तो मोड z निकालना था तो लिखोगे तो 16/9 प्लस 1 का अंडर रूट। तो आप देख पाओगे तो 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/3। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख पा रहे हो, ये ऑप्शन सही है। तो ये तो किसी केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे देखते हैं, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस देन आर्ग्यूमेंट z है, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस z, ये 1 माइनस ऐसा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ यहाँ पे नोमिनेटर में 1 प्लस जेड है और डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस जेड बार है। इन दोनों के आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे आर्ग्यूमेंट, ये थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट तो है। ठीक है, अब ये पॉइंट के अंदर आपको जब भी आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, ऐसा गिवन है। ये देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड। तो हमें इस पूरे एंगल को इन टर्म ऑफ जेड के टर्म में एक्सप्रेस करना है कि जेड के आर्ग्यूमेंट के साथ में क्या रिलेशन होगा उसका। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और बताओ मुझे कि इसमें क्या आंसर। तो देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट गिवन है यूनिट मॉडुलस। क्या गिवन है, यूनिट मॉडुलस। तो इसका मतलब क्या है कि आपका मोड जेड 1 है। तो अभी मैंने जस्ट बताया था मोड जेड 1 दे दिया जाए तो जेड इंटू जेड बार 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब लिख सकते हो तो बताओ जेड बार की जगह 1/z लिख दो, मेरे को दिक्कत तो नहीं। तो अब ये आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसको जब यहाँ रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ नोमिनेटर में 1 प्लस जेड और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/z। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड और ये 1 प्लस जेड और उधर जेड जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ही निकल के आ जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन में पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना जेड है। तो एक गिवन नंबर था, उसको जब एक्सप्रेस किया तो फाइनली बदल के वापस वैसे ही बन गया जैसा हमारा जेड था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी इसका तो सही आंसर है। राइट, ओके। तो ज्यादा कोई इसमें इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था नहीं। अच्छा, ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, उसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बहुत ही सीधा सा तरीका होता है, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके बाद में पोलर फॉर्म में ले सकते हैं अपन। तो जेड इक्वल टू कितना दे रखा है 1 प्लस 7 आयोटा, और नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। अब और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 7 आयोटा, ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये वाला पार्ट कितना होगा -1, तो 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। जब भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस 7 आयोटा ऊपर जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और बताओ कि डिनोमीटर के अंदर क्या आएगा, डिनोमीटर के अंदर कितना आएगा। तो देखो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो z इंटू जेड बार क्या होता है मोड जेड स्क्वायर। मोड जेड स्क्वायर कितना आएगा, आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, तो ये 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मोड जेड स्क्वायर लिखना है, अंडर रूट नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गया हो तो आप इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का तरीका ही बताया, रियल पार्ट बनेगा और कुछ इमेजरी पार्ट बनेगा। रियल पार्ट कैसे बनेगा, इसके नीचे 25 आएगा और इधर भी 25 आ जाएगा। ये पार्ट कैसे लिखेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये 7 और इधर आएंगे तो माइनस का 28 आ जाएगा। क्या समझ पाए बात, कैसे 7 आयोटा और 4 आयोटा, 24 आयोटा स्क्वायर माइनस 28 आयोटा के साथ में कितना आएगा, ये 21 और इधर से 21 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये आप सॉल्व करोगे -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में बता दो, आपका क्वाड्रेंट कौन सा है इसका। अगर देखोगे तो ये -1 और प्लस यहाँ पे कहीं डिलाई करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आप बताओ थीटा कैसे लिखेंगे। थीटा लिखेंगे पाई माइनस एल्फा से। कैसे लिखेंगे, पाई माइनस एल्फा से। पाई माइनस एल्फा, एल्फा कैसे लिखेंगे, टेन इनवर्स ऑफ मोड वाई 1 और मोड एक्स 1। तो कितना हो गया पाई/4, तो ये आपका 3/4 आ गया। और मोड जेड जिसको आर बोलते हैं, ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा।
अब पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म आपका होता है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की जगह √2 और कॉस 3π/4 और आयोटा साइन 3π/4। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से पता लग जाता कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ये गलत, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, केवल एक ही हो सकता था, तो डी इसका सही आंसर है, राइट है। लेकिन ये पूरा अप्रोच पता होना चाहिए। तो आपको ध्यान हो तो मैंने जितना थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था उससे रिलेटेड लगभग हमने क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, राइट है। तो 2 क्वेश्चन और है, बस इनको कर लो, फिर हम आगे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इस क्वेश्चन में मुझे पता होना चाहिए कि आर्गेंट का लोकस क्या होता है, ठीक है। तो आर्गेंट एक रे को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? एक रे को रिप्रेजेंट करता है। और इस रे के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आइडिया नेक्स्ट क्लास में दूंगा, अभी इस क्लास के अंदर यदि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लें अपने लेवल पे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद में जितने भी लोकस बेस्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं वो आपको उसके मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस के बाद कवर करने की कोशिश करूंगा, तो अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो ये 2 क्वेश्चन एक तरह से आप होमवर्क मान सकते हो, ये आंसर किए और ये क्वेश्चन आप अपनी तरफ से करना और इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, राइट। तो होपफुली बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड के बीच में जरूर शेयर करना। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं काफी सिस्टमेटिक तरीके से कवर करूंगा, तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे थ्योरी पार्ट भी रह गया था। तो होपफुली आपका मुझे एक सपोर्ट की उम्मीद रहेगी आपसे। थैंक यू, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।